काली स्टूडेंट के जादुई लंबे बाल। बहुत समय पहले की बात है। धीरजपुर गांव में सुमन अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी और उसके पिता मोहन गांव में ही मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। और ऐसे ही आज जब सुमन के पिता घर आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे सुमन बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। तभी सुमन की माँ विमला कहती है, अरे क्या बात है जी, आज तो आप बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुशी की ही तो बात है विमला, हमने जो सरकार की तरफ से मुफ्त फॉर्म भरा था ना, उसमें हमारी बेटी सुमन का नाम आ गया है और अब हमारी बेटी गांव के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन सुमन बेटा तुम ऐसी उदास क्यों हो गई? क्या तुम्हें इस बात से खुशी नहीं हुई? माँ, पिताजी, आपको तो पता है ना कि मेरे काले चेहरे की वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है और मेरे लंबे बालों को देखकर हर कोई मुझे चुड़ैल समझता है। तो अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो वहाँ पर भी सारे बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अरे नहीं बेटी, वो तो गांव का सबसे बड़ा स्कूल है और वहाँ पर कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा और न ही तुम्हें कोई परेशान करेगा। सुमन दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन उसके काले लंबे घने बाल दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, जिस वजह से हर कोई सुमन के काले चेहरे और उसके लंबे बालों का मजाक उड़ाया करता था, जिस वजह से सुमन नए स्कूल में जाने से बहुत ज्यादा घबरा रही थी। लेकिन अपने माता पिता के समझाने के बाद सुमन चुपचाप स्कूल चली जाती है। लेकिन स्कूल जाते ही स्कूल के सभी बच्चे और टीचर सुमन को घूर घूर कर देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो तो जरा इस लड़की को, ये कितनी काली और बदसूरत है और इसके इतने लंबे बालों को देखकर तो मुझे डर लग रहा है, मानो जैसे कोई चुड़ैल हो। तुमने सही कहा रचना, ये लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा बदसूरत है। ऊपर से इसके इतने लंबे काले बाल जो दिखने में कितने अजीब लग रहे हैं। मुझे तो सच में इसे डर लग रहा है। और इस तरह क्लास के सभी बच्चे सुमन को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी क्लास टीचर सौम्या क्लास में आती है और कहती है, कीप साइलेंट, ये क्या हो रहा है? तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चलो चुपचाप जाकर अपनी सीटों पर बैठ जाओ। और तुम न्यू स्टूडेंट, क्या नाम है तुम्हारा? वो मैम, मेरा नाम सुमन है। अरे तुमने आज क्लास में आते ही शोर मचवाना शुरू कर दिया, और एक तो आज तुम्हारी ये काली शक्ल देखकर पता नहीं मेरा दिन कैसा जाएगा। चलो जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ। उसी समय क्लास में मीनाक्षी नाम की दूसरी टीचर आती है और जब वो सुमन को सीट पर बैठा हुआ देखती है तो वो सौम्या मैम से कहती है, अरे सौम्या मैम, ये लड़की क्या आपकी क्लास में न्यू स्टूडेंट है? हाँ मीनाक्षी मैम, आज ही आई है, वो भी उस मुफ्त फॉर्म की वजह से, वरना इन गरीबों की इतनी औकात कहाँ जो इतने बड़े स्कूल में पढ़ सके। लेकिन वैसे लड़की दिखने में जितनी काली है, इसके बाल उतने ही लंबे और काले हैं और इसे देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। इतना कहकर मीनाक्षी मैम सौम्या मैम के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद से सौम्या मैम का व्यवहार सुमन को लेकर पूरी तरह से बदल जाता है और वो सुमन से कहती है, अरे सुमन बेटा, क्या तुम मेरे साथ आज छुट्टी तक रुक सकती हो? वो क्या है ना, मुझे आज अपनी अलमारी में से कुछ पेपर ढूंढने हैं, तो क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं टीचर जी, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। इतना कहकर सुमन टीचर के कहने पर छुट्टी तक उसके साथ रुक जाती है और सभी बच्चों के जाने के बाद सौम्या सुमन से कहती है, वैसे सुमन बेटा, तुम्हारे बाल तो बहुत ही ज्यादा लंबे और सुंदर है। पता नहीं मेरे बाल इतने लंबे कब होंगे। वैसे क्या मैं तुम्हारे बालों को छू सकती हूँ? क्यों नहीं मैडम जी। इतना कहकर सौम्या मैडम सुमन के बालों को छूने के बहाने उसके कुछ बाल चुपके से काट देती है, जिस वजह से सुमन को कुछ भी पता नहीं चलता है और वो इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसकी क्लास टीचर उससे कितने अच्छे तरीके से बात कर रही होती है। और इसी तरह सौम्या मैम हर रोज किसी न किसी बहाने से सुमन को अपने साथ छुट्टी के समय रोक लिया करती थी और उसके बालों को रोज थोड़ा थोड़ा करके काटने लगती है। लेकिन सुमन को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगती है और ऐसे ही धीरे धीरे सुमन के बाल छोटे होने लगते हैं। तभी एक दिन जब सुमन अपने बाल को धोकर बाहर आती है तो उसकी माँ उससे कहती है, अरे सुमन बेटा, ये तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? क्या तुमने किसी से अपने बाल कटवाए हैं? नहीं माँ, मैंने तो किसी से भी अपने बाल नहीं कटवाए हैं और भला मैं अपने लंबे बालों को क्यों कटवाऊंगी? एक यही तो है जिसकी वजह से लोग मुझ पर गौर करते हैं।
अरे विमला, क्या तुम भी ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो? खामखा मेरी बेटी को परेशान कर रही हो। अरे एक तो बड़ी ही मुश्किल से उसका इस स्कूल में मन लगा है और तुम ऐसी बातें करके उसका मन फिर से बहका रही हो। अरे बालों का क्या है, वो तो फिर से बढ़ जाएंगे। इसलिए बेटी तुम चिंता मत करो और तैयार होकर स्कूल जाओ। और इस तरह विमला भी अपने पति की ये सब बातें सुनकर चुप हो जाती है और अपने काम में लग जाती है। लेकिन टीचर सौम्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और उसका लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक दिन जब वो सुमन के बाल हद से ज्यादा काट देती है तो सुमन को इस बात का पता चल जाता है और वो रोते हुए कहती है, इसका मतलब सौम्या मैडम आप ही हैं जो हर रोज मेरे बालों को काट रही थी और तभी मेरे बाल दिन पर दिन छोटे होते जा रहे थे। लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं प्रिंसिपल मैम को आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। सुमन के इतना कहते ही वहाँ पर मीनाक्षी मैडम भी आ जाती है और वो कहती है, अरे अरे देखो तो जरा इस लड़की की जबान कितनी लंबी हो गई है, ये अब हमारे खिलाफ कंप्लेंट करेगी। अरे हम इसे कंप्लेंट करने देंगे तब ना, इसे अभी हमारे बारे में पता ही क्या है। सुन लड़की, अगर तूने हमारे बारे में किसी को भी बताया तो हम तुझे इस स्कूल से निकलवा देंगे और फिर तेरा किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएगा, इसलिए चुपचाप जो हो रहा है होने दे। इतना कहकर दोनों टीचर मिलकर सुमन के सारे बाल काट देती है और सुमन बेचारी कुछ नहीं कर पाती है और वो रोते हुए एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और कहती है, मैं क्या करूं? ऐसे तो मैं अपने घर भी नहीं जा सकती और न ही मैं उन टीचर के खिलाफ प्रिंसिपल मैम को कंप्लेन कर सकती हूँ, वरना वो सब मुझे स्कूल से निकलवा देंगे और फिर पिताजी को कितना बुरा लगेगा। उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरा इस स्कूल में एडमिशन करवाया है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सुमन इतना कह ही रही होती है कि तभी उस नदी में से एक सुंदर सी जलपरी बाहर निकलती है और वो सुमन से कहती है, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि मैं एक जादुई जलपरी हूँ और जब मैंने तुम्हें ऐसे रोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आ गई। तो बताओ क्या बात है? उस जलपरी के इतना कहते ही सुमन उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो जलपरी कहती है, तुम चिंता मत करो सुमन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब मैं तुम्हें ऐसा जादुई बाल दूंगी जिसे कोई भी नहीं काट पाएगा और अगर कोई भी तुम्हारे बाल काटने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही गंजा हो जाएगा और जब तक वो अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा तब तक उसके सर पर बाल नहीं आएंगे। इतना कहकर वो जलपरी जैसे ही सुमन के सर पर हाथ लगाती है वैसे ही सुमन के सर पर जादुई घने लंबे बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर सुमन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जलपरी, अब मैं खुशी खुशी अपने घर जा पाऊंगी। इतना कहकर सुमन खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और अगले दिन जब सुमन स्कूल जाती है तो उसके सर पर फिर से काले लंबे घने बाल देखकर दोनों टीचर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो दोनों फिर से एक बार सुमन के बाल काटने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस बार जैसे ही वो सुमन के बाल काटने जाती हैं, वैसे ही वो दोनों खुद गंजी हो जाती है और ये देखकर दोनों टीचर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, अरे सौम्या मैम, ये क्या हो गया हमारे साथ? हमारे बाल कहाँ गए? अरे हाँ, हम तो गंजे हो गए, अब हम लोग ऐसे बाहर कैसे जाएंगे? अब आप दोनों के सर पर बाल तभी आएंगे जब आप दोनों प्रिंसिपल मैम के सामने अपनी गलती स्वीकार करोगी, इसलिए मैं अभी प्रिंसिपल मैम को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर सुमन प्रिंसिपल मैम को बुला कर ले आती है, जिसके बाद सारी सच्चाई प्रिंसिपल मैम के सामने आ जाती है और वो कहती हैं, अरे तुम दोनों एक टीचर होकर ऐसा घिनौना काम करती हो? तुम लोग बच्चों के बाल काटकर उन्हें बाजारों में बेचा करती हो? क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? आज तुम लोगों की वजह से हमारा स्कूल बदनाम हो रहा है, इसलिए तुम दोनों को मैं आज ही अपने स्कूल से निकाल रही हूँ और तुम्हें आज के बाद किसी भी स्कूल में पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा और यही तुम लोगों की सजा होगी। और इस तरह दोनों टीचर की सच्चाई बता देने के बाद उनके सर पर बाल तो आ जाते हैं, लेकिन उनकी नौकरी हमेशा के लिए चली जाती है और अब सुमन खुशी खुशी स्कूल में पढ़ने लगती है और स्कूल के सभी बच्चे भी सुमन के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, सोनपुर गांव में पायल नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माँ बाबा नहीं थे, पर उसकी
एक छोटी बहन थी सुहाना, जिसकी जिम्मेदारी भी पायल के ऊपर ही थी। पायल ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कहीं काम नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से उसे गांव के सेठानी के घर झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है और उसी से किसी तरह पायल अपना और अपनी बहन का पेट पाल रही होती है। लेकिन किसी कारणवश सेठ को पूरे परिवार के साथ विदेश जाना पड़ जाता है। पायल, कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मालकिन, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं पायल, तुम्हारे साहब को विदेश में नौकरी लग गई है और हम सभी विदेश जा रहे हैं। यह सुनकर पायल बहुत उदास हो जाती है और उदास मन से घर आकर बैठ जाती है। पायल को उदास देखकर उसकी छोटी बहन सुहाना बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों हो? दीदी, आपने कहा था इस बार आपको जब सैलरी मिलेगी तो आप मुझे डॉल दिलाओगी। लगता है आप डॉल लाना भूल गई, इसीलिए उदास हो। हाँ छोटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए डॉल नहीं लेकर आई। कोई बात नहीं दीदी, आप दुखी मत हो, आप कल ले आना डॉल, मैं एक दिन और इंतजार कर लूंगी। पायल को समझ नहीं आता है कि आखिर अब उसे कहाँ काम मिलेगा। इतनी मुश्किल से तो उसे सेठानी के घर काम मिला था। अगले दिन पायल काम की तलाश में निकल जाती है। तभी रास्ते में वो देखती है कि एक लड़की अकेले जोर जोर से रो रही है। क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है तो मुझसे बोल सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या तुम मुझे ऐसी जगह ले जा सकती हो जहाँ थोड़ी धूप हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। पायल उसे सहारा देकर एक पार्क में ले जाती है जहाँ पर धूप ही धूप थी। धूप मिलते ही वह लड़की एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। क्या आप एक परी हो? हाँ, मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैं यहाँ खेलने आई थी, पर खेलते खेलते मेरी पैर फिसल गए और मैं पानी में गिर पड़ी, जिस वजह से मेरी जादुई शक्ति काम नहीं कर पा रहे थे और मैं उड़ भी नहीं पा रही थी। लेकिन तुमने मुझे धूप में लाकर मेरी बहुत मदद की है, जिसके वजह से मुझे अपनी जादुई शक्ति वापस मिल गई। इसलिए मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम भी बहुत परेशान हो। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तभी पायल परी से सारी बातें बताती है। तभी परी अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है और एक सुंदर सा तस्वीर प्रकट हो जाती है। इस तस्वीर में एक बहुत ही सुंदर घर बना हुआ था। परी पायल को तस्वीर देते हुए बोलती है, पायल, इस तस्वीर को तुम अपने घर की दीवार पर टांग लेना। अगले दिन जब तुम काम की तलाश में निकलोगी और तुम्हें रास्ते में कहीं ऐसा ही घर दिखे तो उसके अंदर जरूर जाना। वहाँ तुम्हें जरूरत का हर सामान मिल जाएगा, लेकिन तुम वहाँ से उतना ही सामान लेना जितने की तुम्हें जरूरत हो। अगर तुमने लालच की तो घर अचानक गायब हो जाएगा। और हाँ, तुम इस घर की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद करोगी तो ये घर तुम्हें हर जगह दिखेगा। लेकिन याद रखना, इस घर में अपने साथ किसी को अंदर लेकर मत जाना, वरना यह जादुई घर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है परी जी। इतना बोलकर परी पायल को वो तस्वीर देकर अपने परी लोक चली जाती है। पायल भी तस्वीर को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और उस तस्वीर को घर के दीवार पर टांग देती है और दूसरे दिन काम की तलाश में निकल जाती है। पूरे दिन काम ढूंढने के बाद आज भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे अचानक तस्वीर वाला घर दिखाई देता है।
पायल घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस घर के अंदर चली जाती है। उस घर के अंदर जरूरत की हर सामान और बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौने भी उपलब्ध होते हैं। मुझे तो बस अपनी बहन के लिए कुछ खिलौने और अपने लिए थोड़े खाने का सामान ही चाहिए। पायल अपने घर की जरूरत का थोड़ा सामान और खिलौना लेकर अपने घर की ओर चल देती है। घर आकर पायल सुहाना को खिलौना देती है। दीदी, यह खिलौना तो बहुत अच्छे हैं। दीदी, आप बहुत अच्छी हो। आई लव यू दीदी। खिलौने पाकर सुहाना बहुत खुश होती है। एक दिन की बात है, पायल के पड़ोस में रहने वाली शांति चाची की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। दवा की दुकान नजदीक न होने की वजह से पायल सोचती है, अगर मेरे पास उस घर का पता होता तो मैं जल्दी से काकी के लिए वहाँ से दवाई लाकर दे देती, जिससे काकी जल्दी ठीक हो जाती। पायल के ऐसा सोचते ही अचानक से वो जादुई घर उसके सामने दिखाई देने लगता है और वो दौड़कर घर के अंदर जाती है और काकी के लिए दवाई लेकर वापस आ जाती है। इसी तरह पायल गांव के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगती है। उसे जब भी कोई मुसीबत में दिखता वह उसके लिए उस जादुई घर से सामान लाकर दे देती है। इधर पायल को लोगों की इस तरह मदद करते देख उसकी सहेली प्रिया सोचती है, ये पायल तो कोई काम भी नहीं करती, फिर यह लोगों की इतनी मदद कैसे कर रही है? आखिर इसके पास इतने पैसे और सामान कहाँ से आ गए? मुझे पता करना होगा। ये सोचकर प्रिया उसका पीछा करती है। उसका पीछा करते करते प्रिया देखती है कि पायल एक घर के अंदर जाती है और वहाँ से बहुत सारी चीजें लेकर बाहर आती है। अच्छा, तो ये बात है, पायल यह सब चीजें इस जादुई घर से लेकर आती है। आ जाने दो पायल की बच्ची को, मैं भी उसके पीछे उस घर के अंदर जाकर देखूं तो आखिर ऐसा क्या चीज है उस घर के अंदर। अगले दिन प्रिया चुपके से पायल का पीछा करते हुए उस जादुई घर के अंदर घुस जाती है। घर के अंदर जरूरत की इतनी सारी चीजें को देखकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है। इधर इन सब चीजों से बेखबर पायल जैसे ही घर से अपने जरूरत की चीजों को उठाती है, उसके हाथ लगाते ही चीजें गायब होने लगती है। आखिर ये क्या हो रहा है? ये चीजें अचानक कैसे गायब हो रही है? पायल समझ जाती है कि उसके साथ कोई दूसरा भी जादुई घर में घुस आया है। वह जैसे ही पीछे पलटती है तो उसके पीछे उसकी सहेली प्रिया खड़ी होती है। और ये क्या, अचानक से वो जादुई घर पूरी तरह से गायब हो गया और दोनों एक खुले मैदान में खड़े हुए मिलते हैं। प्रिया, तुम अंदर कैसे आई? आने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती। इस तरह पीछे पीछे घर के अंदर आने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हारी वजह से जादुई घर गायब हो गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे करूँगी? लेकिन ये घर गायब क्यों हो गया? यह एक जादुई घर था जिसमें सिर्फ मैं ही जा सकती थी और मैं ही उसके अंदर से जरूरत का सामान ला सकती थी। पर तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हारी वजह से जादुई घर गायब हो गया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे ये बात पता नहीं था कि मेरे घर के अंदर आने से घर गायब हो जाएगा। घर के गायब हो जाने से पायल बहुत परेशान हो जाती है और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है। तभी वो परी आसमान से उतरकर एक बार फिर आती है और पायल से कहती है, पायल, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, पर तुम्हारे इन दोस्त के आने से यह जादुई घर गायब हो गया। पर कोई बात नहीं पायल, अब तुम्हें इस घर की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब इतने संपन्न और मेहनती हो चुकी हो और तुम्हारे अंदर इतनी दया की भावना भर चुकी है कि अब तुम्हें कहीं भी कोई भी बड़ी आसानी से काम दे देगा। आखिर तुमने इतने लोगों की मदद जो की है,
आप सही कह रही हो जादुई परी। अब मुझे इस जादुई घर की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे साथ पूरा गांव है। ठीक है पायल, अब हमेशा खुश रहो और खूब मेहनत करो। इतना बोलकर परी वापस परी लोक चली जाती है। मुझे माफ कर दो पायल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें किसी से बिना पूछे उसके काम में दखल नहीं देनी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और केवल अपने आप पर ही भरोसा करना चाहिए। आज मेरी वजह से जादुई घर हमेशा के लिए गायब हो गया। तुमने बिल्कुल सही कहा मेरी बहन, हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए।